तो अपने जन्मदिन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को 8,000 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गुजरात में पहली वंदे मेट्रो, जिसे अब नमो भारत रैपिड ट्रेन के नाम से जाना जाएगा, उसे हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में दौड़ेगी। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 100 दिन में 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का फैसला लिया है। पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। तो आज प्रधानमंत्री ने देश की पहली वंदे मेट्रो, जिसे अब नमो भारत रैपिड ट्रेन के नाम से जाना जाएगा, उसे भी हरी झंडी दिखाई। किस तरह की है ये नई ट्रेन, क्या कुछ इसकी खासियत है, बता रहे हैं केतन जोशी। इस वक्त जिसमें हम सवार हैं उस मेट्रो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया है और ये अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो है। दरअसल प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उनका सपना था कि हम दोनों शहरों के बीच यातायात है वो एकदम सरल कर दे। तब से लेकर आज तक अहमदाबाद में तो मेट्रो शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनको कनेक्ट करने का काम बाकी था, जो कि आज हो गया है। कितना इम्पोर्टेंट है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये रूट दिखा दे। देखिए अहमदाबाद से ये कहाँ शुरू होता है। अगर ये गिफ्ट सिटी जिस तरफ हम जा रहे हैं, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी को भी कवर कर लिया है, सबसे बड़ी GNLU, फिर रायसन, और ये रूट कहाँ से शुरू होता है, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर आप जहाँ से हम अभी शुरू हुए सेक्टर 1 से लेकर वहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये में पहुँच सकते हैं। अगर हम फेयर की बात करें तो वो इतना आकर्षक है कि अगर हम ऑटो रिक्शा या तो हम प्राइवेट कार करके अहमदाबाद से गांधीनगर आते हैं तो 250 रुपये से लेकर 425 रुपये तक का फेयर होता है, और इसमें महत्तम जो फेयर है वो 40 रुपये के अंदर है। यानी कि गुजराती में एक कहावत है कि सस्ती और सिद्धपुर की यात्रा, तो ये इसी का नाम है। और इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ा दी जाएगी। हजारों स्टूडेंट्स है वो गिफ्ट सिटी के आसपास जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी में जो एम्प्लॉय की तादाद है वो भी बढ़ गई है, वो हजारों में है और लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप देखिए कि ये गांधीनगर का इलाका है और दूर जो आपको शायद कैमरा में विजिबल होता होगा कि नहीं, लेकिन वो गिफ्ट सिटी परिसर है। तो अहमदाबाद को इस तरह से जोड़ा जाएगा। फिर जहां पर राष्ट्रीय लेवल के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जिसमें एक कार्यक्रम में आज खुद प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, वह महात्मा मंदिर को भी इसी मेट्रो के जरिए आने वाले कुछ महीनों में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो रूट शुरू हुआ है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर सेक्टर 1 तक आता है और बीच में 5 किलोमीटर का एक जो एरिया है जिसको हम गिफ्ट सिटी PDPU करते हैं, वहां तक ले जाया जाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जिनका इंतजार अहमदाबाद और गांधीनगर की 1 करोड़ की जनता कर रही थी, वो आज सपना पूरा हुआ है। और आगे जैसे जैसे लोग अवेयर होते जाएंगे, लोग इसकी सेवा का लुत्फ उठाते जाएंगे, वैसे वैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी जाएगी। अभी अहमदाबाद में हर 10 मिनट पर आपको एक मेट्रो मिलती है और यहाँ पर भी धीरे धीरे उसी तरह से कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्विन सिटी का सपना तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन यातायात के मामले में अहमदाबाद और गांधीनगर एक उत्तम उदाहरण भी साबित हो सकते हैं। केतन जोशी, गांधीनगर।
चलिए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 98 पॉइंट चढ़कर 82,989 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 पॉइंट चढ़कर 25,384 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स ने भी लगातार तीसरे दिन बढ़त पर क्लोजिंग ली। आज के बाजार में एनर्जी, मेटल, रियलिटी इंडेक्स में तेजी दिखी तो एफएमसीजी, फार्मा, आईटी शेयरों में दबाव दिखाई दिया। आज सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी तो निफ्टी के 50 में से 25 शेयरों में तेजी दिखाई दी। तो बजाज हाउसिंग में निवेशकों का बम्पर पैसा बना है। 3 दिन में निवेशकों का पैसा डबल हो गया है। लिस्टिंग के बाद बजाज हाउसिंग का वैल्यूएशन निफ्टी की कई कंपनियों से ज्यादा हो गया है। तो लिस्टिंग डिटेल्स पर और इसकी वैल्यूएशन पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं संवाददाता कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं क्या है पूरी खबर? निवेशकों की तो चांदी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज बाजार में एक दमदार लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। रिकॉर्ड लिस्टिंग हम इसे बोल सकते हैं। अगर लिस्टिंग की बात करी जाए तो 115% पे लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग गेन की बात करी जाए तो 135% का इस शेयर के अंदर हमें अपसाइड देखने को मिला है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो हो गया है 1.30 लाख करोड़ का। अगर बात करी जाए ऑल ओवर मार्केट कैप में तो ये बाजार की 75वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। यानी कि बजाज हाउसिंग का जो मार्केट कैप है वो बजाज होल्डिंग से अब ज्यादा हो गया है। यही नहीं बल्कि निफ्टी की 4 कंपनी भी ऐसी है जो अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नीचे आ गई है। वो 4 कंपनी कौन सी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस, साथ ही साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके अलावा इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प जो निफ्टी की कंपनी है, और इसके साथ ही साथ डाबर, कमिंस, ओएफएसएस, साथ ही साथ सीजी पार और पीएनबी का जो मार्केट कैप है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए, जीएनपीए और एनएनपीए की बात करी जाए फिस्कल ईयर 25 क्वार्टर 1 में, तो बजाज हाउसिंग का जो जीएनपीए है वो है 0.28% पे, एनएनपीए 0.11%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का एट द सेम टाइम 3.29% और 1.68%, पीएनबी हाउसिंग 1.35% और 0.92%, एट द सेम टाइम एप्टस वैल्यू का 1.32% और 0.98%, साथ ही साथ कैनफिन होम 0.98% और 0.49% पे देखा गया है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा के जो फाइनेंशियल्स है वो देखे जाए तो एनआईएम्स अगर हम देखें तो बजाज हाउसिंग का है 3.9%, आरओए है 2.30%, एलआईसी का है 2.8, 1.18%, पीएनबी हाउसिंग 3.7% और 2.38%। एट द सेम टाइम एप्टस का जो एनआईएम है वो है 12.8% और 7.73% आरओएस का रजिस्टर किया गया है। यही नहीं बल्कि कैनफिन होम्स में भी अगर हम एनआईएम की तरफ नजर डालें तो वो है 3.6% और आरओए जो इसका है वो है 2.17%। तो ये थे इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स। यही नहीं, अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी दमदार हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि जो बजाज हाउसिंग की प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है मल्टीपल 6.4 के। एलआईसी के अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो वो है इस टाइम पे 1.78 के मल्टीपल पे चल रही है। पीएनबी हाउसिंग 1.64x, एप्टस वैल्यू 4.20x, एट द सेम टाइम कैनफिन होम्स 2.58 के एक्स पे चल रही है। तो बाजार में आज हमें दमदार लिस्टिंग तो देखने को मिली, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा खासा इसका फायदा उठाया। तो शुक्रिया कंचन इस पूरी जानकारी के लिए। सोने की रिकॉर्ड तोड़ तेजी कायम है। कॉमिक्स पर सोने का भाव $2600 के पास पहुंच गया है। तो क्यों दौड़ रहा है सोना और कहां तक जा सकती है इसकी दौड़, समझाने के लिए हमारे साथ है मनीषा गुप्ता। बताएं मनीषा जी। जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं लोगों के साथ, उनका तो ये मानना है, और जैसे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस बता रहे हैं उनका मानना है कि 2027 तक ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। अब इस साल की जो तेज़ी है, जहां पर हमने दिन ब दिन नए ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अच्छी खासी है। यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर का डेटा है, साथ ही साथ जिस तरह की इन्फ्लेशन आई है, वो सपोर्टिव है कि रेट में कटौती इस हफ्ते हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरह की खरीदारी ग्लोबल ETFs की तरफ से है वो भी काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड है। अब देखना यह है कि यूएस फेड इस हफ्ते क्या करता है, क्या वो 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती करते हैं या 50, उसका एक नीजोक रिएक्शन हम प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि सिर्फ यूएस फेड ही नहीं, इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड चाइना के बैंक की भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। तो अगर वहां से भी रेट कटौती आती है तो उसका फायदा प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। जहां तक आउटलुक की बात है, वेल यहां से लोग काफी ज्यादा बुलिश हैं। जिस तरह के हमने डेटा कोलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से आप देखें तो एग्जाम ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि
$2700 प्रति आउंस तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी हद तक गोल्डमैन सैक्स, मैक्वायरी, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका भी मानते हैं कि $2600 से $2700 प्रति आउंस नियर टर्म में और $3000 प्रति आउंस 2025 मिड तक आप यहाँ पर भावों में बनता हुआ देखेंगे। अक्रॉस बोर्ड काफ़ी हद तक यही माना जा रहा है। अगर आप हेज फंड्स पोजीशन देखें तो वो 5 साल के हाइज पर हैं। नेट लॉन्ग्स लेके यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, तो कोई भी बेचना नहीं चाहता, इन स्तरों पे भी लोग खरीद रहे हैं। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। सरकार ने किसानों और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खाने के तेल पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसे लेकर कंज्यूमर अफेयर्स की सेक्रेटरी निधि खरे ने आज CNBC आवाज से खास बातचीत की है। देखिए, जो इंक्रीज किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी का ऑन क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड पाम ऑयल, ये एक तरह से दर्शाता है कि बनिस्बत की रिफाइंड ऑयल्स में जहाँ पे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है 12.5% से 32.5%, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ बेटर जब प्राइसेस होंगी तो फार्मर्स भी उसके रियलाइजेशन के लिए बेटर सोइंग के लिए बढ़ेंगे। अब बच्चों का भी पेंशन अकाउंट खोला जा सकेगा। इसके लिए 18 सितंबर से NPS वात्सल्य योजना लॉन्च हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये योजना किस तरह से काम करेगी और बच्चों का अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें, उनका भविष्य सुरक्षित करने की बात करें, तो कितनी मददगार साबित हो सकती है ये योजना? दरअसल इस स्कीम के तहत आप अपने बच्चे के नाम पर NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं और पेंशन स्कीम के अकाउंट खुलवा सकते हैं। हर महीने कम से कम 500 रुपये या फिर सालाना 6000 रुपये का कंट्रीब्यूशन कम से कम आप कर सकते हैं। और इस स्कीम की खासियत ये होगी कि जैसे ही बच्चा बालिग होगा, यानी उसकी उम्र 18 साल होगी, वो NPS अकाउंट रेगुलर NPS अकाउंट के तौर पर होगा, उस बच्चे के नाम पर हो जाएगा। और उसके पीछे मकसद ये है कि जब बच्चे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी बड़े होकर के, तो एक अच्छा खासा कॉर्पस वहाँ पे जमा हो जाएगा। और इस स्कीम का ऐलान वित्त मंत्री ने बजट में किया था। 18 तारीख को वित्त मंत्री इस स्कीम को लॉन्च कर सकती हैं। इस NPS वात्सल्य नाम के इस स्कीम को अलग से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया गया है, जबकि NPS के तहत टैक्स बेनिफिट है, ये भी साफ कर दूं। लेकिन इसका मुख्य मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद राजधानी में सियासी पारा हाई हो गया है। कल रविवार को केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी ने मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2 से 3 दिन में विधायकों की बैठकों में ये नया मुख्यमंत्री चुनने का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के घर पर काफी अहम एक बैठक हुई है, जिसमें आपके कई बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि कल ही चुनाव हो। ये पहला देश में चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इस चुनाव को लड़ा जाएगा, और वो तब जब देश की केंद्र सरकार सारी एजेंसियों को लेके, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एसीबी, सब एजेंसियों को लेके एक मुख्यमंत्री के पीछे लगी हो और उसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना छोड़ी गई हो। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं और वो दिल्ली में मनमोहन सिंह सरकार वाली व्यवस्था लाना चाहते हैं।
अरविंद केजरीवाल एक मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था यहाँ पर खड़ी करने वाले हैं। जैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी सरकार, चेहरा मनमोहन सिंह जी का होता था, वैसे सुनीता केजरीवाल या कोई ऐसे व्यक्ति से सरकार चलाना है पर चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, मतलब फुल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली व्यवस्था, ताकि जो जनता में आक्रोश है उनके प्रति उसको कम किया जा सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज यदि अरविंद केजरीवाल सही मायनों में दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे होते तो जब तिहाड़ जेल गए थे तभी वो इस्तीफा देते। तो अरविंद केजरीवाल ने अभी क्यों किया इस्तीफे का ऐलान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। इससे पहले यहां चुनावी पारा काफी हाई हो गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ की रैली में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आतंकवाद का पोषक रहा है। घाटी में जब जब एनसी कांग्रेस की सरकार आई तब तब यहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला। जब जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया। याद करिए 90 के दशक को। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर कर चूम कर आए। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से, खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे मित्रों, लंदन में गर्मियों का वैकेशन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर 38 दिन से प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 5वीं बार बैठक के लिए बुलाया है। पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज पंत ने आज सुबह वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट को मेल करके शाम 5 बजे आने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा कि बैठक के लिए डॉक्टरों को 5वीं और आखिरी बार बुलाया जा रहा है। 14 सितंबर को चौथी बैठक के लिए जिन 15 डॉक्टरों को बुलाया गया था, उन्हीं डॉक्टरों को आज भी बुलाया गया है। इस बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। पिछली बैठक में भी राज्य सरकार ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मना कर दिया था, लेकिन डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े हुए हैं। Why the government is refusing to go for a live streaming? What is there to hide on their part? Why are they afraid of a live streaming? Is the Chief Minister afraid of getting exposed on their uncomfortable questions? We are not sure. So we are still demanding live streaming. If not possible, then at least it should be videographed from both the sides. तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।